हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एपीएस के पेपर की। वर्ष 2024 में यूपी पीएससी द्वारा कराया गया पहला एग्ज़ाम एपीएस का था। इसका पेपर कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या इसका लेवल था, उसको हम लोग समझेंगे और देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे हमें समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की जो परीक्षा होगी उसका एक आइडिया मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए देखना समझना। ओके, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। कैमूर पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर 1 था। बी अमसोट चोटी, सी सोनपार पहाड़ियाँ, डी था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसोट चोटी। अमसोट चोटी ये आपकी शिवालिक श्रेणी में है और यूपी यूके के बॉर्डर पर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु। ओके, अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था। यानी जो चंद्रयान 3 था उसका लॉन्च डेट पूछा इन्होंने। तो उसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, 14 जुलाई 2023। बिल्कुल सही है, 14 जुलाई 2023। इसरो ने 3 चंद्र मिशन भेजे हैं, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान 3। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विपर्जॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है। विपर्जॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और यह चक्रवात जो आया था अरब सागर में आया था। इसका आंसर ए है, अरब सागर। इसने भारत और पाकिस्तान को प्रभावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। गोलकोंडा, जिसे हम लोग गोलकुंडा भी कहते हैं, किला भारत में कहाँ स्थित है। गोलकुंडा किला भारत में कहाँ पर है, आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में गोलकुंडा किला है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो ये प्रश्न पूछा गया, यानी जो खेलों से संबंधित कप ट्रॉफीज होती हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, इसका आंसर है बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है इस तरीके का। ठीक है, तो इसके बाद अगले नेक्स्ट पेज हम लोग पेज पे चलते हैं। अब छठा प्रश्न देखते हैं। नैसकॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछी गई थी नैसकॉम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं NASSCOM। नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक, अगला प्रश्न। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम से रखिए। जो हमारा बजट है जब प्रस्तुत किया जाता है उसमें कई चरण होते हैं, तो बजट के कुल 6 चरण होते हैं, तो उनको सीरियल से लगाना है। यहाँ पे 5 दिए गए हैं, उनको हमें सीरियल से लगाना है। तो सबसे पहले क्या क्या करा जाता है, नंबर 1 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे किया जाता है बजट प्रस्तुतिकरण। या ऑप्शन नंबर जो 5वां दिया है वो नंबर 1 पे रहेगा, बजट प्रस्तुतिकरण। फिर क्या होता है, आम बहस होती है, 1 नंबर वाला है 2 नंबर पे। फिर क्या किया जाता है, 6 हैं तो उनमें विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, उसको यहाँ पे नहीं दिया गया था। इसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान तीसरा आएगा जिसके हिसाब से। चौथे नंबर पे आएगा विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक आएगा चौथे नंबर पे। और 5वें पे जाएगा वित्त विधेयक को पारित होना। ठीक है, तो 5वां ये है। तो सीरियल में क्या है, 5 पहले आएगा, 5 फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 पे है 4, फिर आएगा 2 वाला आएगा। ठीक है, फिर आएगा अंत में 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। तो वाद योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 300, 200, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 330। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 वाद योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद जो 200 है वह किससे संबंधित है, विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। और अनुच्छेद 100 है गणपूर्ति, जो 1/10 होती है, गणपूर्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 330 SC और ST का आरक्षण, लोकसभा में SC और ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में वर्णित किया गया है। ठीक है, वाद योग्यता अनुच्छेद 300 में है।
अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। खानवा का युद्ध यहाँ पे थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने बाकायदा डेट पूछ ली है। 1527 में हुआ है, 2 जगह दिया है, और 15 मार्च 16 मार्च, इसमें बड़ा दिक्कत हो गई, तो टफ प्रश्न था। तो इसमें आंसर है आपका 16 मार्च 1927। 16 मार्च 1927 को खानवा युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच, और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर की विजय हुई थी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। 10वां प्रश्न है, मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? ऑप्शन में महादेव, महेंद्र, कल्लुक भट्ट, रक्षित। तो इसका आंसर है कल्लुक भट्ट। ठीक है, मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? कल्लुक भट्ट, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, इन सबको आप याद कर लीजिए। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल आधुनिक तक जो भी पुस्तकें लिखी गई उनके सभी लेखकों को आप याद कर लीजिए। मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी, यहाँ पर बात बिच्छू की नहीं हो रही है, बिच्छू बूटी की हो रही है, जो एक प्लांट होता है नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, जो दर्दयुक्त डंक का कारक होता है। इसका नाम है मेथनोइक अम्ल। ठीक है, जो बिच्छू बूटी है नेटल प्लांट, उसकी पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है जो दर्दयुक्त होता है। ठीक है, फिर सूची मिलानी है, एक तरफ स्थान एक तरफ उद्योग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं और ये सही होने चाहिए। जब इस टाइप के प्रश्न आपके सही होंगे तभी आपका क्वालिफाई होगा पीसीएस प्री या शिक्षा अधिकारी प्री। ठीक है, सिंपल तो सभी ऐसा ही करते हैं, इन सबको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एक तरफ से देखते हैं, खेतड़ी राजस्थान में है तांबा। ठीक है, रेनकोट में क्या है? रेनकोट में एल्युमिनियम होता है। ठीक है, सलेम में सूती वस्त्र और सूरत में हीरा कटिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं A4, तो A4 पहले में ही दिया है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है, यही सही होगा। A का 4, B का 3 और C का 1 और D का 2। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? तो लोकसभा की सीटें 525 से 545 किस संशोधन द्वारा की गई थी? वो था 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या है 14वें का? बी, 31वां संविधान संशोधन। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित खेलों में किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? ग्रैंड स्लैम आप जानते हैं लॉन टेनिस से संबंधित हैं, और यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। ठीक है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 312। ठीक है, 16वें प्रश्न का आंसर है 312, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इस पर विचार करने का, इस तरीके के प्रश्न समीक्षा अधिकारी पीछे में जरूर आपको मिलेंगे कथन वाले। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं भी कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, या यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इसमें ये तीनों सही हैं। ठीक है, यह तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सी। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, जो पूर्वी गंग वंश के शासक थे। ठीक है, पूर्वी गंग वंश के शासक थे, और इन्होंने इसको यूनेस्को ने एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, 1984 में घोषित किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी है, तीनों सही हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI जो एक्ट था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये किस में सहायता करता है? तो आपको सबको पता है, पारदर्शी प्रशासन इसमें सुधार करता है। ठीक है, पारदर्शी प्रशासन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप आराम से मांग सकते हैं, किसी भी विभाग से मांग सकते हैं,
और वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको ये प्रदान कराएंगे। पारदर्शी प्रशासन के लिए ये इसका उद्देश्य मेन था। और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। अगला प्रश्न देखिए, टफ है ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न है। ये जो एक तरफ राज्य हैं, जो राज्य सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे संधि के तहत, वो राज्य हैं, उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम उस हिसाब से इनको मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले जो दिया हुआ है गेड्रोसिया का मिलान जाएगा बलूचिस्तान के साथ। अराकेशिया है कंधार, एरिया है हेरात, और परोमित्सादे है काबुल। ठीक है, तो A4 यहाँ पे इधर देख लीजिएगा, यहाँ पे A4 नहीं A2 तो A2 A में ही मिल रहा है, A2 और B4, C1 और D3, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ये टफ प्रश्न है। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ठीक है, और फिर उसमें 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, ठीक है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा था। ठीक है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से उसने किया था, और दहेज में 4 राज्य दिए थे। ठीक है, 4 राज्य उसने दहेज में दिए थे। उनमें से गेड्रोसिया जो है बलूचिस्तान वाला, ये नहीं दिया था। इसकी जगह पे उसने जो दिया था वो जेड्रेसिया दिया था, वो मकरान तट वाला। ओके, तो ये है राज्य। ठीक है, इनका ये मिलान है। अगला प्रश्न देखिए, और अच्छा प्रश्न है, सिंपल है वैसे। MOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। तो MOM का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप मॉम का? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका आंसर था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था वो अपनी कक्षा में जो पहुंचा है 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया था। ठीक है, मार्स मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था, 21वां प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न था, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो यानी दिवस पर भी प्रश्न आया था, तो आपको दिवस भी याद करने होंगे। फिर है, मिट्टी का निक्षालन संबंधित है, किस प्रकार की मिट्टी से निक्षालन संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी लेटर से बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट की जो मिट्टी आपने देखी होगी सर, आमतौर से गांव में राबिस कहते हैं, वो लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक, लेटराइट मिट्टी बनने की प्रक्रिया जो है उसको निक्षालन कहते हैं। क्या होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, जिन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है और बरसात तेज होती है, वहीं पर लेटराइट मिट्टी बनती है। तो बहुत अधिक बरसात के कारण क्या होता है, पोषक तत्व बह जाते हैं, और जो कंकड़ पत्थर चट्टानें बचती हैं वहाँ वो बचती हैं, और वो टूट फूट कर लाल कलर की होती हैं वो चट्टानें ज़्यादातर। तो उनमें क्या होता है कि वो टूट फूट कर मिट्टी बन जाती है लाल रंग की, उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी में काजू और चाय की खेती अच्छी होती है। ओके, तो इसमें मिट्टी का निक्षालन संबंधित है लेटराइट मिट्टी से, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों में सूखा रोग किसी कमी के कारण होता है? तो ये तो आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न पूछ दिया था, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी की कमी से ये सूखा रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन की अनुमानित प्रतिशत कितना होता है? तो अनुमानित प्रतिशत पृथ्वी की क्रस्ट में है। पृथ्वी में 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है अनुमानित? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 0.025%, 0.025%। ठीक है, और पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो
परसेंटेज एक किसका होता है? ऑक्सीजन का। लगभग 47% ऑक्सीजन होती है क्रस्ट में। और पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा किस धातु की वो है अधिकता है? वो है लोहा, आयरन। ठीक है, पर्पटी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां। डाटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डाटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी वर्तमान में पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, पीपीपी। ठीक, बिलावल भुट्टो इनके बेटे हैं और आसिफ अली जरदारी इनके पति हैं। ठीक है, अभी वो लोग सक्रिय हैं पाकिस्तान की राजनीति में। ठीक है, डाटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी का पेपर बिना किसी सूचकांक इंडेक्स के होता ही नहीं है। इंडेक्स का प्रश्न जरूर आएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका आंसर है 161वां। ठीक है, 161वां। 180 देशों में 161वां इसका रैंक था भारत का, और पहला रैंक नॉर्वे का था। ओके, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जारी करता है। और ये रैंकिंग गिरी है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की विश्व प्रेस स्वतंत्रता में रैंकिंग गिरी है। आप कई कारण हैं, आप जान रहे होंगे उन चीज़ों को। 27वां प्रश्न है, ये बहुत टफ प्रश्न है, तो आयोग हल्का प्रश्न डालेगा तो फिर टफ भी डालेगा बहुत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अनुच्छेद जो 40 है इसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति है राज्यों जो संघ राज्य क्षेत्र इनके बारे में कानून बनाने की। तो सभी राज्यों को अनुच्छेद में जगह दी गई है। तो अनुच्छेद 40(1)(a) जो यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 40(1)(a) वो संबंधित है अंडमान से, तो बिल्कुल ये तो सही है। 1(a) यहाँ पे कर दिया गया है अंडमान से, तो यहाँ पे बिल्कुल सही। अनुच्छेद 1(b) जो है अनुच्छेद 240(1)(b) लक्षद्वीप से 1(b) लक्षद्वीप, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 240(1)(c) वो है दादरा नगर हवेली से, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही गलत है। अनुच्छेद 1(d) उसका संबंध है दमन दीव से, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 240(1)(e) भी है, वो पुदुचेरी से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। उन्होंने गलत पूछा था। ठीक है, टफ है प्रश्न ये, लेकिन इसको समझ लीजिए, इस तरीके का कहीं आ सकता है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? अनुच्छेद 243, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अनुच्छेद 243 जो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं, इसके बहुत सारे भाग हैं। ठीक, ABCDEFGHIJK, ठीक है, तो उनको आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 243 के सभी भागों को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार आयोग जरूर करवाएगा, आपको याद कर लीजिएगा, समीक्षा अधिकारी में जरूर ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई, सबको ही पता है, बिल्कुल सही। भारत में कुल बाघ टाइगर अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक 53 थे, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं, एकदम याद कर लीजिए। अब आगे क्या हुआ, अब आगे का देखिए कि भारत में जनवरी 2023 तक 53 टाइगर रिजर्व थे। उसके बाद 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान है। ठीक, अब 54वां कौन सा है, 55वां कौन सा है, इस पर बड़ा कन्फ्यूजन है। अभी नेट पे आप सर्च करोगे पता नहीं क्या क्या बताएगा। 54वां को 55वां, 55वां को 54वां बताएगा। किसी बुक में देख लेंगे, वहाँ भी गलती है। यहाँ तक कि दृष्टि की साइट पे भी थोड़ी सी गलती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। मैंने भारत सरकार की जो संस्था है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी लिस्ट देखी है, उसमें 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
देखते हैं UIDAI आधार जारी करने की स्थापित एक वैधानिक प्रणाली है, प्राधिकरण है, आप जानते हैं। UIDAI आधार जारी करने की स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही। तो UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार में 12 अंक होते हैं, ठीक है, आधार में 12 अंक होते हैं। और 2 सितंबर 2010 को पहला आधार महाराष्ट्र में एक महिला को जारी किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। यहाँ पे IFSC खूब आपने देखा होगा, बैंकों में होता है IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड, किसी को पैसे वगैरह भेजने होते हैं तो वहाँ पे IFSC कोड आपको जानना जरूरी होता है, पता होना जरूरी होता है। तो IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका आंसर है। अगला चलते हैं, फिर यहाँ पे कथन दिए गए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1921 में मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मोपला विद्रोह 2 बार हुआ है, ठीक है। मोपला विद्रोह 1836 से 1854, 1836 से 54 के बीच हुए, उसके बाद फिर 1921 में फिर से भड़क गया था मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह तो पहला कथन है मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ, ठीक है। तो ये दोनों बातें थी यहाँ पे, तो इनको दोनों को ले लेते हैं। उसके बाद आयोग क्या फाइनल रिजल्ट देता है, क्योंकि जो 1836 से 54 मोपला विद्रोह हुआ उसमें जमींदारों का अत्याचार था और 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी नीतियाँ, तो ये दोनों चीज़ें थीं, ठीक है। अगर दोनों को मिलाएंगे, दोनों समय के विद्रोहों को, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ए और बी दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे है किताबें एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ लेखक हैं, उनका मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेखक और किताब, तो जैसे जो सबसे पहले पता होता है उसको सबसे पहले मिलाते हैं। तो हमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्लियर कट याद है हमें, वो क्या है? कमलेश्वर की है कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर की बुक है कितने पाकिस्तान, B बराबर 4। तो B बराबर 4 यानी ऑप्शन नंबर बी एक ही से पता चल जाएगा। अगर कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान आपको एग्जैक्ट याद है तो आप B केवल 4 में दिया गया है तो सही कर लेंगे। तो A का 2, तो A का 2 हो जाएगा यशपाल की मेरी तेरी उसकी बात। C का 1 भीष्म साइनी की तमश, और सुरेंद्र वर्मा की हो जाएगा मुझे चांद चाहिए। तो D का है 3 मुझे चांद चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 33वां प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत सिंपल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कठिन आयोग देता है तो सिंपल भी देता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इन्होंने गलत लगाया है, इसका आंसर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं, ठीक है। अत्यंतिक वीटो है और पॉकेट वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। तो किस वीटो के तहत अनिश्चित काल तक विधेयक को रोक सकते हैं? वो ऑप्शन नंबर डी, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत ना अपनी राय बताते हैं ना इसको वापस भेजते हैं, अनिश्चित काल तक इसको रोके रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मैथ का, है रीजनिंग का। तो A की चाल B की चाल से 2 गुनी तथा B की चाल C की चाल से 3 गुनी तिगुनी यदि किसी दूरी को C 48 मिनट में पूरी करता है तो वह दूरी B कितने समय में पूरी करेगा? इसका आंसर है डी 16 मिनट में, ठीक है, आंसर है डी 16 मिनट में। अगला प्रश्न है 36वां, देखिए अच्छा प्रश्न है, कथन कारक वाला। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ए सही है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। संघीय व्यवस्था क्या होता है? संघीय व्यवस्था में जब 2 स्तर होते हैं, संघ और राज्य, केंद्र और राज्य, तो भारत में ऐसा है। लेकिन भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। संघीय व्यवस्था है पर संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि भारत से किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है। तो ठीक है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल सही। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, ठीक है, तो ये गलत है, बहुत मजबूत केंद्र नहीं है। एकात्मकता की ओर झुकाव तो है, लेकिन बहुत मजबूत केंद्र जो है वो नहीं है यहाँ पे।
केंद्र है मजबूत, लेकिन बहुत, यहाँ पे दो शब्द हैं, बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया, ये कारण बता रहा है। भारतीय संविधान अगर संघीय है तो बहुत मजबूत केंद्र कैसे होगा? नहीं, संघ में केंद्र राज्य दोनों का सहयोग होता है, ठीक है। जब एकात्मकता की बात करा जाता है तब केंद्र में शक्ति एकात्मक हो जाती, एक ही के पास शक्ति हो जाती केंद्र के पास। तो ऑप्शन नंबर ए सही, आर गलत, तो इसका आंसर होगा ए सही, आर गलत, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 37वां प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजीब तरीके से इस आयोग ने प्रश्न ये वाला पूछा है, इसमें क्या ही मतलब है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक बुक है, किसकी है? तो एक व्यक्ति की है, तो उसमें इस तरीके का प्रश्न पूछने का मतलब नहीं था। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2, जो ये 2 नंबर है कपिल देव की, केवल 2 सही है। कपिल देव की ये पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, कपिल देव की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, फिर यहाँ पे कौन सा मिलान, किसका मिलान सही किया गया है? तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा मिलान सही है? तो इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, तो ये नयनतारा सहगल की पुस्तक है, बाकी सब गलत है। नयनतारा पुस्तक की ये बुक सही है, पहला सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता था, तो आंसर बी है, ठीक है। पहला विश्व कप T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। 40वां प्रश्न है, इसका आंसर सी है, आप समझ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जिनको अच्छे से समझना है मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। 40वें का सी आंसर है। अगला प्रश्न पे 41वां प्रश्न है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी एक हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें आप देख सकते हैं। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पर अकबर का मकबरा है। एक अच्छा और सिंपल प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं क्या है, फेमा, इन्होंने फेमा का फुल फॉर्म पूछा है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेमा का यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक्सचेंज 1999, ऑप्शन नंबर सी सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फेमा का ये फुल फॉर्म है। फिर कथन 2 दिए गए हैं, कारक और कथन देखना है। पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, आपको सबको पता है, रहमत अली ने दिया था। इसका कारण क्या है, क्यों दिया था, कैसे दिया था? रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए और आर, यानी अभिकथन और कारक दोनों सही हैं, और सही व्याख्या भी कर रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ही इसका वर्णन किया था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही, सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो रहमत अली थे, उन्होंने पाकिस्तान नाम का विचार दिया था, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक अभी या कभी नहीं में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न, हिंदी दिवस के संदर्भ में कथन। तो देखिए, एक एक दिवस के बारे में संदर्भ में कथन पूछ रहा है, यानी कि थोड़ा सा टफ लेवल हो रहा है धीरे धीरे परीक्षाओं का, तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। हिंदी दिवस के संदर्भ में संबंध में कौन सा कथन विचार करें? पहला कथन दिया है, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल गलत, एक तो खा गए भैया, आगे उसके 14 सितंबर है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है, पहला गलत है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो राजभाषा माना गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो खूब आया है। 45वां, सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है? तो इसके लिए जिम्मेदार परिघटना है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, जब क्षितिज के किनारे होता है और हमें सूरज दिखाई देता है, तो उस बीच में हमें सूरज और हमारे बीच में बहुत सारे धूल के कण, परागकण, धुएं के कण, बहुत सारी चीज़ें तैर रही होती हैं वायुमंडल में, ठीक है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है 7 रंगों का, वो आ रहा है, तो बाकी सब रंग क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, केवल लाल रंग नहीं फैलता है, ठीक है, और वो सिर्फ हमें वही दिखता है। तो इसलिए लाल लाल सूरज
दिखता है सुबह और शाम को। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत अच्छा, आप जानते हैं किसने किया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और इस पर विवाद भी हो गया था। कई लोग, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि भारत की संसद का उद्घाटन है तो यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। 47वां है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो इसका आंसर बी है, 700 रुपये। बाकी आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 700 रुपये इसका मूल्य है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न चल